नमस्कार और स्वागत है। आज हम समय में लगभग 3000 साल पीछे चल रहे हैं। जी। एक ऐसे दौर में जब गंगा यमुना के घने जंगलों को साफ करके नई बस्तियां बसाई जा रही थीं। एक ऐसी दुनिया जहां एक नई धातु लोहा पूरी सभ्यता का भविष्य गढ़ रही थी। हम बात कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल की। बिल्कुल। ये दौर जो मोटे तौर पर 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का है, भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ है। और इसे समझने के हमारे पास स्रोत क्या हैं? देखिए, हमारे पास यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जैसे ग्रंथ तो हैं ही, लेकिन जो असली जानकारी है वो मिलती है ब्राह्मण ग्रंथों, आर्यणकों और उपनिषदों से। अच्छा। इनके साथ जब हम चित्रित धूसर मृदभांड जैसी पुरातात्विक खोजों को जोड़ते हैं तो उस युग की एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर उभरती है। तो आज हमारी कोशिश इसी तस्वीर को समझने की है। हम देखेंगे कि कैसे लोहे के एक टुकड़े ने राजनीति, समाज और दर्शन हर चीज को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए इस दिलचस्प कहानी की परतें खोलते हैं। तो सबसे पहले सत्ता की ही बात करते हैं। जी। इस दौर में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। ये जो जन का विचार था, मतलब कबीला, हाँ। वो जनपद में कैसे बदल गया? मतलब एक तय इलाके वाले राज्य में। ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर था या इसके पीछे कोई बड़ा कारण था? नहीं, ये एक बुनियादी बदलाव था और इसका सीधा संबंध है जमीन के बढ़ते महत्व से। जमीन से कैसे? जब लोहे के औजारों से खेती स्थायी और ज्यादा फायदेमंद हो गई तो जमीन सबसे कीमती चीज बन गई। अब पहचान कबीले से नहीं बल्कि उस भूभाग से होने लगी जिस पर आपका कब्जा है। अच्छा। इसी से कुरु, पांचाल, काशी, कोसल जैसे बड़े और शक्तिशाली जनपद उभरे। राजा अब सिर्फ अपने कबीले का सरदार नहीं रहा, बल्कि एक निश्चित क्षेत्र का शासक था। बिल्कुल। और जाहिर है जब राजा की ताकत जमीन से जुड़ गई तो ये ताकत अगली पीढ़ी को देने का विचार भी मजबूत हुआ होगा। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। राजपद अब वंशानुगत यानी हेरिडिटरी हो गया। मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। हाँ, ये लगभग तय हो गया। लेकिन सिर्फ वंशानुगत हो जाना ही तो काफी नहीं होता। एक नए राजा को अपनी सत्ता को लोगों की नजर में जायज भी तो ठहराना पड़ता होगा। उसे ये दिखाना पड़ता था कि वो बाकियों से अलग है, शायद देवताओं का प्रिय है। सही कहा। उसे एक तरह का, आप कह सकती हैं, प्रोपेगेंडा करना पड़ता था। तो उस दौड़ का प्रोपेगेंडा, उसका क्या रूप था? उसका रूप थे विशाल और जटिल यज्ञ। ये सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं थे, ये शक्ति प्रदर्शन का जरिया थे। सबसे बड़ा जरिया। जैसे राजसूय यज्ञ जो राजा के राज्याभिषेक के समय होता था और माना जाता था कि उसे दैवीय शक्ति प्रदान करता है। और वाजपेय का भी जिक्र आता है। हाँ, वाजपेय। वो तो एक तरह की रथ दौड़ थी जिसमें मजेदार बात ये थी कि राजा का रथ हमेशा जीतता था, ये दिखाने के लिए कि वो सबसे शक्तिशाली है। और अश्वमेध यज्ञ, इसका तो जिक्र आज भी होता है। वो तो शायद इन सब से भी ज्यादा भव्य रहा होगा। अश्वमेध यज्ञ तो साम्राज्य विस्तार की खुली घोषणा थी। अच्छा। आप सोचिए, एक बेहतरीन घोड़े को पूरे तामझाम के साथ 1 साल के लिए आजाद छोड़ दिया जाता था। और उसके पीछे राजा की सेना चलती थी। जी हाँ। वो घोड़ा जिन जिन राज्यों से गुजरता वहां के राजा को या तो अधीनता स्वीकार करनी होती या फिर युद्ध करना पड़ता। बिल्कुल। 1 साल बाद जब घोड़ा लौटता तो उसकी बलि दी जाती और एक शानदार उत्सव होता। ये पूरी प्रक्रिया राजा की संप्रभुता का ऐलान थी। इतने बड़े बड़े यज्ञ, एक पूरी प्रशासनिक मशीनरी, इन सबको चलाने के लिए पैसा कहां से आ रहा था? जाहिर है अर्थव्यवस्था में कोई बड़ा तूफान आया होगा। तूफान ही आया था, और उस तूफान का नाम था लोहा, आयरन टेक्नोलॉजी। इसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, लोहे की कुल्हाड़ियों से गंगा के मैदान के घने जंगलों को साफ करना संभव हुआ और लोहे के फाल वाले हल से गहरी जुताई मुमकिन हुई। और इससे कृषि उत्पादन में भूतपूर्व वृद्धि हुई। चावल, जिसे व्रीहि कहा गया, गेहूं यानी गोधूम और जौ यानी यव जैसी फसलों की बम्पर पैदावार होने लगी। तो ये जो अतिरिक्त अनाज था, मतलब सरप्लस प्रोडक्शन, जी, यही वो करेंसी थी जिससे राजा अपनी ताकत खरीद रहा था। बिल्कुल। यही अधिशेष उस पूरी व्यवस्था का इंजन था। इसी से वो ब्राह्मणों को, सेना को और उन अधिकारियों को पाल रहा था जिनकी अभी हमने बात की। जी हाँ, शतपथ ब्राह्मण जैसे ग्रंथों में खेती की पूरी प्रक्रिया, जुताई, बुआई, कटाई और धंवरी का विस्तार से जिक्र मिलता है, जो ये दिखाता है कि कृषि कितनी महत्वपूर्ण हो चुकी थी। सही कहा। अब समाज में ऐसे वर्ग उभर सकते थे जिनका काम सीधे तौर पर खेती करना नहीं था, जैसे विशेषज्ञ कारीगर, बढ़ई, रथकार, स्वर्णकार, कुम्हार और हाँ, राजा के अधिकारी भी। इन अधिकारियों की बात थोड़ी और करते हैं। शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नी का जिक्र है। रत्नी मतलब रत्न। हाँ, एक तरह से रत्नी थे।
ये राजा के सबसे खास सलाहकार और मंत्री थे। कौन कौन थे इसमें? इनमें पुरोहित और सेनानी तो थे ही, लेकिन कुछ बड़े दिलचस्प अधिकारी भी थे, जैसे अक्षवाप। अक्षवाप? ये क्या काम करता था? वो राजकीय जुए का निरीक्षक होता था। अच्छा, मतलब राज्य जुए को भी नियंत्रित कर रहा था। जी, उससे जुड़े राजस्व पर भी। या फिर संग्रहीता, जो कोषाध्यक्ष था। इन्हीं अधिकारियों के माध्यम से राजा बलि नाम का कर वसूलता था। और ये बलि पहले एक स्वैच्छिक उपहार था, है ना? बिल्कुल, लेकिन अब ये एक अनिवार्य टैक्स बन चुका था। जब अर्थव्यवस्था इतनी बदल रही हो, लोग एक जगह बस रहे हों और राजा इतना शक्तिशाली हो रहा हो, तो समाज के नियम कानून भी तो सख्त हो जाते होंगे। समाज पर इसका क्या असर पड़ा? असर बहुत गहरा था। समाज 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में और भी कठोरता से बंट गया। इट बिकेम बर्थ बेस्ड। ब्राह्मणों का काम यज्ञ कराना और शिक्षा देना, क्षत्रियों का काम शासन और युद्ध करना था। इन दोनों वर्गों को समाज में विशेष अधिकार मिल गए। और वैश्य और शूद्र? वैश्य वर्ग में किसान, पशुपालक और व्यापारी आते थे। ये अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे और कर देते थे। और शूद्रों की स्थिति? सबसे ज्यादा गिरावट शूद्रों की स्थिति में आई। उनका मुख्य कर्तव्य बाकी 3 वर्णों की सेवा करना बताया गया और उन्हें कई सामाजिक और धार्मिक अधिकारों से भी वंचित कर दिया गया। तो समाज में एक तरह का स्थायी स्तरीकरण आ गया। हाँ, एक कठोर स्तरीकरण। और इस सामाजिक ढांचे में स्त्रियों की क्या जगह थी? क्या उनकी स्थिति में भी कोई बदलाव आया? दुर्भाग्य से स्त्रियों की स्थिति में काफी गिरावट देखी गई। उन्हें सभा जैसी राजनीतिक संस्थाओं में भाग लेने से रोक दिया गया। संपत्ति पर भी उनका अधिकार खत्म हो गया। हाँ, ऐत्रेय ब्राह्मण जैसे ग्रंथ में तो बेटी के जन्म को दुख का कारण कृपण तक कहा गया है। उनका जीवन काफी हद तक घर और परिवार तक सीमित कर दिया गया। लेकिन ये जानना भी दिलचस्प है कि इसी दौर में गार्गी और मैत्रेय जैसी कुछ विदुषी स्त्रियों का भी जिक्र मिलता है, जो उपनिषदों की बड़ी बड़ी बहसों में हिस्सा लेती थीं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो क्या ये गिरावट समाज के हर तबके में एक जैसी थी, या ये मुख्यतः कुछ खास परिवारों तक ही सीमित थी? देखिए, गार्गी और मैत्रेय जैसी स्त्रियां निश्चित रूप से थीं, लेकिन वे शायद एक बहुत छोटे से बौद्धिक या राजसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थीं। वो अपवाद थी। अच्छा। आमतौर पर समाज की जो दिशा थी वो पितृसत्तात्मक व्यवस्था को और मजबूत करने की ही थी। और गोत्र की व्यवस्था भी तो इसी दौर में स्थापित हुई। बिल्कुल, इसका मकसद था एक ही कुल या वंश में विवाह को रोकना। ये समाज को नियंत्रित करने का एक और तरीका था। और जीवन को 4 आश्रमों में बांटने की व्यवस्था। हाँ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इन 4 आश्रमों की आदर्श व्यवस्था भी इसी काल में विकसित हुई। हालांकि ये एक आदर्श था। मतलब ये कहना मुश्किल है कि असल जीवन में इसका पालन किस हद तक होता था। जी, पर इससे ये जरूर पता चलता है कि समाज अब जीवन के हर चरण को नियमों में बांधने की कोशिश कर रहा था। शिक्षा के लिए गुरुकुल प्रणाली थी, जो पहले आश्रम यानी ब्रह्मचर्य का हिस्सा थी। हाँ, जहां शिष्य गुरु के आश्रम में रहकर मौखिक रूप से ज्ञान प्राप्त करते थे। ठीक है, तो समाज बदल गया, अर्थव्यवस्था बदल गई, राजा की ताकत बढ़ गई। तो क्या पुराने देवता इस नए समाज की जरूरतों को पूरा कर पा रहे थे? धर्म में क्या चल रहा था? धर्म में भी एक भूचाल आया हुआ था। जो प्रकृति से जुड़े पुराने देवता थे, जैसे इंद्र और अग्नि, उनका महत्व कम हो गया। उनकी जगह किसने ली? उनकी जगह ले ली नए, ज्यादा अमूर्त और दार्शनिक देवताओं ने, जैसे प्रजापति मतलब सृष्टिकर्ता, विष्णु यानी पालक और रुद्र यानी संहारक। ये बदलाव समाज की बदलती सोच को दिखाता है। बिल्कुल। अब लोग सिर्फ बारिश या आग के देवताओं से नहीं, बल्कि सृष्टि के रहस्यों से जुड़े सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे। और इन देवताओं को प्रसन्न करने का तरीका था यज्ञ। लेकिन अब यज्ञ बहुत ज्यादा जटिल, खर्चीले और लंबे हो गए थे। मतलब धर्म अब इतना टेक्निकल हो गया था कि बिना स्पेशलिस्ट यानी ब्राह्मण पुरोहित के यज्ञ करना लगभग असंभव था। आपने सही समझा। यज्ञों के सही उच्चारण, सही समय, सही सामग्री, हर चीज के नियम बन गए थे। यजुर्वेद और ब्राह्मण ग्रंथ एक तरह से इन यज्ञों के टेक्निकल मैनुअल्स बन गए। और इन यज्ञों का उद्देश्य क्या था? मोक्ष नहीं, मुख्य उद्देश्य अब भौतिक लाभ, जैसे पुत्र, पशु, धन और विजय प्राप्त करना हो गया था। एक मिनट, मतलब एक तरफ तो समाज में यज्ञों और कर्मकांडों का बोलबाला इस हद तक बढ़ रहा था। जी हाँ। और उसी वक्त उसी समाज में कुछ लोग इन सब पर सवाल भी उठा रहे थे। ये तो एक तरह का वैचारिक गृह युद्ध लगता है। आपने इसे बहुत खूबसूरती से बयां किया है। ये वाकई एक वैचारिक मंथन का दौर था और इसी प्रतिक्रिया से उपनिषद निकले। बिल्कुल।
यज्ञ और कर्मकांड की इसी जटिलता के खिलाफ एक बहुत शक्तिशाली प्रतिक्रिया हुई, और वही प्रतिक्रिया हमें उपनिषदों में देखने को मिलती है। उपनिषद, जिन्हें वेदांत यानी वेदों का अंत भी कहते हैं, इसी काल की सबसे बड़ी बौद्धिक देन है। उपनिषदों ने ऐसा क्या अलग कहा जो इतना क्रांतिकारी था? उपनिषदों ने बाहरी कर्मकांड और यज्ञों की जगह आंतरिक ज्ञान, चिंतन और तप पर जोर दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सिर्फ यज्ञ की आग में घी डालने से सत्य मिल सकता है? यही सवाल था। उन्होंने कहा कि सच्चा ज्ञान खुद को जानने में है। आत्मा क्या है? ब्रह्म यानी ये परम सत्ता क्या है? क्या आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं? कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म, ये सब विचार भी यहीं से आए। जी, मृत्यु के बाद क्या होता है, पुनर्जन्म का चक्र कैसे काम करता है, ये सारे गहरे दार्शनिक सवाल उपनिषदों के चिंतन का केंद्र थे। तो इन सारी बातों को जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर बनती है? तस्वीर एक बड़े विरोधाभास की बनती है। उत्तर वैदिक काल एक महान परिवर्तन का दौर था, लोहे की तकनीक ने कृषि आधारित स्थायी जीवन दिया, जिसने बड़े राज्यों के उदय का रास्ता साफ किया। और इस स्थायी जीवन ने समाज को जन्म आधारित कठोर नियमों में जकड़ दिया और धर्म को जटिल कर्मकांडों में उलझा दिया। लेकिन इसी दौर में, इन्हीं बंधनों के बीच, इंसानी दिमाग ने चिंतन की सबसे ऊंची उड़ानों में से एक भरी। बिल्कुल, ये काल एक तरह से उन सभी व्यवस्थाओं और विचारों की प्रयोगशाला था जिनके आधार पर आगे चलकर महाजनपदों, साम्राज्यों और बौद्ध जैन जैसे नए धर्मों का उदय हुआ। तो इसने भविष्य के भारत की सामाजिक और दार्शनिक दोनों तरह की रूपरेखा तैयार कर दी। जी है, बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार, इस काल ने एक तरफ समाज को जन्म के आधार पर एक कठोर वर्ण व्यवस्था में बांधा, तो दूसरी तरफ उपनिषदों के जरिए व्यक्ति की आत्मा को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ने का आजाद फलसफा दिया। सही कहा। एक ही समय में समाज में ये बंधन और चिंतन की आजादी, ये दोनों विपरीत धाराएं एक साथ कैसे विकसित हुई, इस पर सोचना वाकई दिलचस्प।